बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। तो आज हम लोग एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन के साथ ही कंप्लीट करवा दिए थे। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में जनाब सबसे पहले जो हमारे पास है वो ये हैं वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स में जनाब पहले इंग्लिश में ही चेक कर लेते हैं। रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी। उसके बाद है समंड कार्ड, क्लॉक शॉल और स्टॉन्च फॉर्मेस्ट। तो इन ये उर्दू में मीनिंग आगे लिखे हुए हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी, यानी किसी चीज़ के ऊपर मजबूती से कायम रहना। ठीक है ना। उसके बाद है समंड, पुकारा, यानी ऐलान करने को भी कहते हैं, कॉल को कहते हैं। ठीक है ना। और बुलाने को। उसके बाद है जनाब क्लोक यानी शॉल, चादर, जो ऊपर चादर ओढ़ते हैं ना उसको कहते हैं। आगे है स्टॉन्च फर्मेस्ट यानी कि मजबूत। इसके उन्होंने कहा है कि आपने सेंटेंसेस में भी इसको यूज़ करना है। रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। इनके मायने देखें और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो जनाब जुमले ये रहे। जुमलों को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। रिलायबिलिटी, अ टीचर शुड मस्ट हैव reliability to teach his students perfectly। जी जनाब, तो ये है एक जुमला कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मुस्तकिल मिजाज रहना चाहिए। आगे है सम्मंड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज सम्मंड पीपल ऑन द वे ऑफ अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की राह पर पुकारा। क्लोक, अली वाज कवरिंग हिज हेड विद अ क्लोक टू स्पेयर हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। तो अली ने अपने आप को बचाने के लिए सर पर चादर ओढ़ी हुई थी। आगे है जनाब जो फिफ्थ है, या फिफ्थ है या फोर्थ, स्टॉन्च, दिस स्टॉन्च वॉल हैज़ गुड क्वालिटी ब्रिक्स। तो इस मजबूत दीवार में जनाब जो ईंटें हैं वो अच्छी क्वालिटी की हैं। आगे सिक्स क्लास के लिए जो लेसन है फिफ्थ, उसमें है सेंटेंस पैटर्न। नाउन हम क्लियर कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, और उसके अलावा जनाब अब हम सेंटेंस पैटर्न चेक कर लेते हैं। इन वर्ड मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस के बाद जो है हमारे पास एक है कंपाउंड वर्ड्स। तो ये कंपाउंड वर्ड्स जो है इसको चेक कर लेते हैं। वोकैबुलरी में आ रहा है, अ कंपाउंड वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, ईच वर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग्स बट व्हेन वी पुट देम टुगेदर दे गिव अ न्यू सिंगल मीनिंग। उन्होंने क्या कहा है जी, कंपाउंड वर्ड क्या है? कंपाउंड वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ है जो दो अल्फाज से मिलकर बनता है। दो अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिन दोनों के अलग अलग मीनिंग हो। मतलब जो पहले वाला लफ्ज़ होगा उसका अलग मीनिंग होगा, जो दूसरे वाला होगा उसका अलग मीनिंग होगा। हैज़ इट्स ओन मीनिंग बट व्हेन वी पुट देम टुगेदर, लेकिन जब हम उनको इकट्ठा लिखें, दे गिव अ न्यू सिंगल मीनिंग, तो वो एक सिंगल मीनिंग देंगे, यानी कि वो एक नया मीनिंग देंगे जो एक सिंगल ही होगा। ठीक है, जैसे स्नो है, स्नो का मतलब कुदरती जो बर्फ़ होती है वो है स्नो। और फ्लेक जैसे मतलब एक पतली चीज़, जैसे छिलका टाइप होती है ना जिसको तय करके दबा दिया गया हुआ था, उसको फ्लेक कहते हैं। तो स्नो फ्लेक, इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो एक नया मीनिंग बन जाएगा और एक नया लफ्ज़ बन जाएगा, वो होगा हमारा कंपाउंड वर्ड। और इसी तरह आगे है बैक बाइट। बैक एक अलग लफ्ज़ है और बाइट एक अलग लफ्ज़ है। बैक मतलब पीछे और बाइट मतलब काटना। तो बैक बाइट हो गया चुगली करना, यानी कि किसी के पीछे से बात करना। ये एक अलग लफ्ज़ बन गया, एक नया लफ्ज़ बन गया जो कि कंपाउंड वर्ड कहलाएगा और ये जनाब एक नया मीनिंग देगा। इसी तरह है कॉपी। कॉपी जो कॉपी होती है या फिर नकल करना, या फिर कॉपी, जो एक इसका ये मीनिंग है। एक-एक लफ्ज़ के हमारे जो टीचर थे ना, सर जो थे हमारे 9th क्लास में, वो कहा करते थे कि इंग्लिश में एक-एक लफ्ज़ के आप जब चेक करें ना डिक्शनरी, तो कई ऐसे लफ्ज़ हैं कि जिनमें 50-50, 60-60 मीनिंग निकल रहे होते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम 2, 3, 4, 5 मीनिंग निकालें तो कोई उसमें इश्यू नहीं होता। आप लोग कहें कि नहीं जी इसका तो ये मतलब बनता था, टीचर ने इस तरीके से पढ़ाया है, तो ये इश्यू नहीं बनता है। आप ये चीज़ माइंड में रखें कि एक-एक लफ्ज़ के कोई काफ़ी ज़्यादा मीनिंग बन रहे होते हैं।
आगे पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ज़रा सा चेंज होता है, कभी कभी स्पेलिंग चेंज भी नहीं हो रहे होते लेकिन फिर भी मीनिंग चेंज हो रहे होते हैं। तो जनाब कॉपी में नकल करना भी आएगा और कॉपी में जो हम लोग कॉपी यूज़ करते हैं लिखने के लिए वो भी आएगी। और इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं। तो कॉपी और राइट दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, इन दोनों को मिला दें तो कॉपी राइट बन जाएगा। इसी तरह आगे जनाब तो ये जो नया लफ्ज़ बनता है दो लफ्ज़ों को मिलाकर उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसी तरह आगे जनाब इसको चेक कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड एनसर्कल द कंपाउंड वर्ड्स। बहुत ईजी है, उन्होंने कहा नीचे वाले जुमलों को पढ़ें और इसमें से जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उनको सर्कल करें। तो कंपाउंड वर्ड कैसे हमने पता करना है, दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ जो बन जाए और वो नया मीनिंग दे तो वो कंपाउंड वर्ड है। माई फिंगर नेल इज़ ब्रोकन। तो फिंगर और नेल दो अलग अलग लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया गया है, हालांकि इसका मीनिंग वही रहा है। देखें, फिंगर और नेल, तो फिंगर नेल यानी उंगली का नाखून, ठीक है ना। तो ये नया लफ्ज़ बन गया फिंगर नेल, तो उन्होंने कहा जी ये कंपाउंड वर्ड है। प्लीज़ स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। तो फ्लैश एक अलग लफ्ज़ है, लाइट एक अलग लफ्ज़ है, दोनों को मिला के फ्लैश लाइट बन गया, तो ये कंपाउंड वर्ड है। वेयर इज़ माई आर्म चेयर, आई हैड पुट इट देयर। मेरी आर्म चेयर कहाँ है, मैंने उसको वहाँ रखा था। तो आर्म एक अलग लफ्ज़ है, चेयर एक अलग लफ्ज़ है, तो दोनों को मिलाकर आर्म चेयर एक कंपाउंड वर्ड बन गया। इसके बाद है जनाब, येस्टरडे आई सा अ हाउस ऑन फायर, देन फायर फाइटर्स केम एंड पुट आउट द फायर। तो फायर जनाब एक अलग लफ्ज़ है और फाइटर एक अलग लफ्ज़ है, दोनों को मिला के बन गया फायर फाइटर। तो ये एक कंपाउंड वर्ड है। आगे है जनाब होमोफोन्स, चेक करते हैं। होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। ये आगे जनाब इसको हम पेयर ऑफ वर्ड्स कहा करते थे, तो अभी भी कहते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स ही कहते हैं, लेकिन इसकी हम आपको डेफिनेशन क्लियर करवा देते हैं। होमोफोन्स आर द वर्ड्स, होमोफोन्स वो अल्फाज हैं दैट हैव द सेम साउंड्स, जिनकी आवाज़ जो कहने में सेम ही होते हैं, मतलब वो जब हम बोलते हैं तो उसको सेम ही बोलते हैं। उसमें स्पेलिंग का चेंज आ जाता है लेकिन बोले वो सेम ही जाते हैं, साउंड उनकी सेम ही है, बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके मीनिंग चेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है ना। तो वेदर, ये वाला जो वेदर है ये मौसम के लिए इस्तेमाल होता है, और वेदर ये वाला आया के मतलब, ठीक है ना। आया के ये आगे जुमला पढ़ेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि किस क्या मतलब है इसका। तो वेदर यानी टुडेज वेदर इज़ सो हॉट, आज का मौसम बहुत गर्म है। जब हमें ये पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं ना तो इसका वो मीनिंग नहीं पूछ रहे होते हमसे, वो आगे हमें कह देते हैं जी सेंटेंस ऐसे बनाएं कि इसके मीनिंग दोनों के जो हैं वो क्लियर हो जाए, कि सेंटेंस से ही पता चल जाए कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। तो टुडेज वेदर इज़ हॉट, आज का मौसम गर्म है। वेदर, आई डोंट नो वेदर शी विल कम टू जॉइन अस और नॉट। तो इधर आइदर भी आता है, इसी तरह मतलब आता है, लेकिन यहाँ पे वेदर लिखा हुआ है ना, ये इसके साथ पेयर बनाया हुआ है, तो आवाज़ सेम है दोनों की, इस वेदर की भी और इस वेदर की भी, दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा है लेकिन मतलब बिल्कुल चेंज है। इसका मतलब है वेदर यानी मौसम, और इसका मतलब है वेदर यानी आया के। तो मैं नहीं जानता आया के वो आएगी या नहीं आएगी, कि हमें ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी। सीन और सीन, सीन मतलब देखना और सीन मतलब जो सीनरी वाला सीन होता है, ठीक है ना। हैव यू सीन दैट बुक, क्या तुमने वो बुक देखी है। और द नेचुरल सीन ऑफ सनराइज इज़ ब्यूटीफुल, सनराइज का जो नेचुरल सीन है वो खूबसूरत है। तो दोनों के बोलने में दोनों सेम ही हैं लेकिन दोनों के मतलब जो हैं वो चेंज हैं। जी, तो यहाँ पर चेक कीजिए, हेयर और हेयर, इस हेयर का मतलब है बाल और इस हेयर का मतलब है खरगोश। तो द हेयर कलर इज़ ब्राउन, बालों का रंग ब्राउन है। आई हैव अ हेयर, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स एंड ग्रे आइज़, मेरे पास एक खरगोश है, इसके लंबे कान और ग्रे आइज़ हैं। हर्ड और हर्ड दोनों का मतलब चेंज है जनाब, लेकिन साउंड सेम ही है, इसको भी हर्ड ही पढ़ते हैं, इसको भी हर्ड ही पढ़ते हैं। ये हर्ड वो है जो
जानवरों का एक फ्लॉक होता है, एक पूरा गोल होता है जो यानी कि झुंड होता है जैसे, ठीक है ना? वो है हर्ड, और ये हियर्ड हियर्ड इसको बाज़ औक़ात हियर्ड पढ़ा जाता है, लेकिन हर्ड के साथ ही उन्होंने इसका पेयर बनाया है और हर्ड भी पढ़ते हैं लोग। तो जनाब, आई सी अ हर्ड ऑफ काउज़ गोइंग टुवर्ड द फील्ड्स, मैंने एक जो गायों का झुंड है वो देखा कि वो खेतों की तरफ जा रहा था। हैव यू हर्ड टुडे ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़, क्या तुमने आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी? तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। आगे है देयर और देयर। देयर और इसमें आई का फ़र्क है लेकिन साउंड सेम ही है, ठीक है ना? देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, वहाँ टेबल पर कोई बुक नहीं है। और देयर डोंट टेक दीज़ पेन्स, दीज़ आर देयर्स, तो ये उनके हैं। यहाँ इस इसका मतलब है वहाँ, और इसका मतलब है उनके, ठीक है ना? तो आगे जनाब फिल इन द ब्लैंक्स को भी साथ ही ले लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, फिर आगे नाउन वाला जो है वो वीडियो क्लियर हो चुकी है हमारी, वो बन चुकी है और वो आप लोग देख सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। आप लोग देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी कि नाउन की डेफिनेशन और इसकी जितनी भी काइंड्स हैं वो सारी क्लियर कर दी गई हैं। तो आप देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग इंशाल्लाह पूरी ग्रामर को क्लियर करेंगे हमारे साथ ही, और पूरी अपनी बुक को भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आगे जनाब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, ये उसी से रिलेटेड है, होमोफोन्स के साथ ही रिलेटेड है। इनको पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं और होमोफोन्स भी कहते हैं। आई एम नॉट डैश टू गो टू द मार्केट अलोन, तो उन्होंने कहा है जी मुझे मार्केट में अकेले जाने की क्या है। आई एम नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड, तो यहाँ पर ये वाला अलाउड आएगा, इसका मतलब होता है इजाज़त होना। तो ये अलाउड होगा श्योर होना, ठीक है ना? तो ये वाला होगा कि मुझे इजाज़त नहीं है मार्केट में अकेले जाने की। और अगला है हु डैश माय पैनकेक्स, तो किसने मेरे पैनकेक्स क्या किए? ज़ाहिर-सी बात है पैनकेक्स खाए। तो जनाब यहाँ पर 8 और 8 दोनों लफ्ज़ हैं। इस 8 का मतलब है 8 और इस 8 का मतलब है खाए। तो किसने खाए मेरे पैनकेक्स? तो ये वाला जनाब आ जाएगा हमारा। फिर आगे है द एयर डैश ऑफ टर्की इज़ वेरी हाई, तो यहाँ पर एयर, आप लोग जब इसको देखेंगे फ़ौरन क्विक से आपके माइंड में आ जाएगा कि क्या आना है, एयर फेयर। एयर के यानी कि हवाई जहाज़ से जाने का किराया कहाँ का? टर्की का बहुत हाई है। तो ये होता है जनाब किराए के लिए फेयर, और ये होता है फेयर यानी वाइट कह लें या ग्लोइंग कह लें, जो सफ़ेद होता है ना उसको कहते हैं ये वाला फेयर। तो ये या फिर इंसाफ को भी कहते हैं फेयर। मैंने आपसे कहा है ना कि एक-एक लफ्ज़ के बहुत ज़्यादा मीनिंग आ जाते हैं। ये वाला फेयर जो है वो किराए के लिए यूज़ होता है, तो ये वाला के फेयर आएगा। आगे है जनाब प्लीज़ मूव डैश, तो प्लीज़ मूव करें किधर को? फॉरवर्ड या फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड आएगा, ठीक है? कि आगे की तरफ मूव करें। जनाब आगे है कैन यू प्लीज़ डैश दीज़ डैश द चीज़ फॉर मी, तो आगे इधर को देखें क्विकली आपके माइंड में आ जाएगा ग्रेट और ग्रेट। ये वाला ग्रेट होता है कद्दूकश करना और ये वाला ग्रेट होता है अज़ीम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा जुमले का मीनिंग बन रहा है कि कैन यू प्लीज़ ग्रेट द चीज़ फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए चीज़ को ग्रेट कर सकते हो, यानी कद्दूकश कर सकते हो। आगे जनाब नाउन में हमने ये वाला और ये वाला जो पूरा पेज है ये क्लियर कर दिया है अगली वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक्सरसाइज़ है वो हम इससे अगली वीडियो में लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। आप लोग देखते रहिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी इनवाइट कीजिए कि वो भी मेरे चैनल पर आएँ, विज़िट करें और मेरी वीडियोज़ को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और दूसरों को भी कहिए कि वो मेरे चैनल पर आकर विज़िट करें। आप अपनी क्लास में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको कह सकते हैं, आपसे बड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनको कह सकते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके कज़न वगैरह जो पढ़ते हैं वो कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं 6th क्लास से लेकर एफ़ए तक की क्लास को क्लियर करवा रही हूँ। इंशाल्लाह आगे चल के हम बीए को भी क्लियर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम 6 से बीए का कोर्स जो है वो कवर कर रहे हैं। तो सॉरी अभी हम एफ़ए तक के कोर्स को क्लियर क्लियर कवर कर रहे हैं। आगे हम इंशाल्लाह बीए के कोर्स को भी कवर करेंगे।
तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।